मेघालय में हनीमून हॉरर को लेकर बहुत सारी कहानियाँ आ रही हैं। पुलिस लगातार काम कर रही है। आरोपी पकड़े गए हैं। पत्नी जो है सोनम वो पकड़ी गई है। कॉन्टैक्ट जो कह रहे हैं जो किलर हैं वो भी पकड़े गए हैं और जो सोनम का दोस्त था वो भी पकड़ा गया है। बहुत सारी रिकवरी भी हुई है। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में यानी अदालत में पुलिस या थ्योरी, पुलिस की कहानी और पुलिस के सबूत वो किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या चाहिए होता है, उसके लिए बताने के लिए देश के सबसे बेहतरीन क्रिमिनल लॉयर्स जो हैं उनमें से एक सिद्धार्थ लूथरा साहब हमारे साथ हैं। सर, ये आपने देखा होगा, आपके मन में भी जब आप पढ़ते हैं या देखते हैं सवाल उठते होंगे कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऐसे मामलों में क्या डायरेक्ट एविडेंस जुटाए जा सकते हैं या ये सारे केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे रहते हैं? देखिए, मेरा तो मानना है ऐसे केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही मिलेगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गवाह मिलेगा, चश्मदीद गवाह मिलेगा। इसलिए पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसको उस पर काम किया जाए। पहली चीज़ तो ये देखना पड़ेगा कि लास्ट सीन किसके साथ थे, कि आखिरी बारी जो मर गए हैं, जो गुजर गए हैं, वो किसके साथ थे और ये जो उनकी पत्नी है उनके साथ थे कि नहीं थे, कब तक थे और उसकी कितनी देर बाद उनका टाइम ऑफ डेथ है, जो उनका समय मरने का है। और जो लास्ट सीन टुगेदर जो अपनी वाइफ के साथ थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत वाला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का पार्ट है। उसके बाद देखना पड़ेंगे फ़ोन्स कब तक थे, लोकेशन कहाँ थी, कब तक साथ थे, जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई उनके मर्डर में वो कहाँ से खरीदी गई। अगर उनको लिंक किया जाए जो लड़का है, जो इसमें थर्ड आदमी है, जो लेडी का जो फ्रेंड था उनके साथ और लेडी के साथ, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है ही कि 20 दिन तक वो गायब थी और 20 दिन तक तो जहाँ तक के जो मर्डर है उसके साथ तो लिंक बन जाएगा, पर आगे लिंक बनाना, ये मेरा मानना है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मैसेजिंग, चैट्स, कॉन्वर्सेशंस, लोकेशन, मीटिंग, उन सब पे काम किया जाएगा। आज अखबार में मैं पढ़ा था, कोई कह रहा था कि जब उनका विवाह हुआ तो वो एक्सप्रेशनलेस थी या ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी। अब इन चीज़ों से कुछ नहीं बनने वाला। मूल चीज़ तो ये है कि जो जुर्म हुआ उसके साथ कनेक्टिंग सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या हैं और जो लड़का है और ये जो उनकी पत्नी है, इन दोनों का मोटिव जो था क्या था कि साथ मिलके बाहर अलग जाना है, जो भी था, ये सब तफ्तीश में लाई जाएगी और इन सब को एक कंप्लीट चेन होनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक पीस मिले और दूसरा ना मिले। मोटिव भी होना पड़ेगा, कंक्लूजन भी होनी पड़ेगी और लिंकेज भी आनी पड़ेगी। जी, सबसे बड़ी बात है, हमारे जर्नलिज्म में सर कहा जाता है, शुरू में पढ़ाया जाता है कि कुत्ता आदमी को काटे तो कोई खबर नहीं है। इसी तरह आपने भी देखा, आप इतने साल से पुलिस के साथ, आप पुलिस के खिलाफ भी, पुलिस के लिए भी अपीयर होते हैं क्रिमिनल केसेस में। सबसे अहम चीज़ ये है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी कहा जाता है कि अगर बीवी का कत्ल हो जाए तो पहला शक पति पे करो। ये केस भी कहीं ना कहीं वहीं पर गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो सोनम है उसको पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई क्योंकि उसने अपना मोबाइल जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया था। कितना क्रूशल एविडेंस वो है? देखिए, मोबाइल का डिस्पोज ऑफ होना, मोबाइल का पाना, मोबाइल का मिलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उनने मोबाइल डिस्पोज ऑफ किया उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जब ये सब सर्कमस्टेंसेस साथ ली जाती हैं तो बर्डन शिफ्ट होता है। तो फिर अक्यूज को बताना पड़ता है कि मोबाइल क्यों गायब हुआ, क्या हुआ। अगर गायब हुआ, 20 दिन से क्यों गायब थी, क्यों लापता थी, आपके पति चले गए, आप कहाँ थी। तो ये सब चीज़ें सामने आएंगी, तफ्तीश में आएंगी, ट्रायल में आएंगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मान के लिया जाए कि जब भी किसी परिवार में कोई हत्या मृत्यु होती है, अननेचुरल डेथ होती है, तो पहला शक तो परिवार वालों पे ही किया जाता है क्योंकि सबसे पास वही है। और इसीलिए कई बारी हस्बैंड के मर्डर में वाइफ के और वाइफ के मर्डर में हस्बैंड को। लेकिन ये जो हो रहा है इंसिडेंट, जिसमें जैसे सोनम ने अपने मित्र को लेके ये कहा जा रहा है कि ये मर्डर किया, ये चीज़ें अब बढ़ी जा रही सोसाइटी में। कुछ हद तक हमें देखना पड़ेगा कि ये सोशल इशू क्यों बन गई हैं। अगर आपको याद होगा, निर्भया के केस में जस्टिस भानुमति ने अपनी जजमेंट में लिखा था कि कई बार जो मर्डर और रेप्स होते हैं, जैसे उसी में एक सोशल इशू है। इसमें हमें बचपन से स्कूल में लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। इसमें भी लगता है कि माँ बाप जो कह रहे हैं लोग, कि माँ बाप की, अखबार में कहा जा रहा है कि माँ बाप की सख्ती ने सोनम को ये करवा दिया, तो ये चीज़ें सब देखनी पड़ेगी।
क्रूशियल एविडेंस में सर हम बात करें, ज़्यादातर केस जो हैं वो डिस्क्लोजर पे रहते हैं, इसने ये बताया उसने ये बताया, और वो डिस्क्लोजर जो पुलिस के सामने दिए जाते हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य नहीं होते, वो कितना काम करेंगे? देखिए, अभी आपने हाल में देखा होगा जस्टिस पारदीवाला की एक नई जजमेंट आई है जिनने कहा है कि डिस्क्लोजर तो क्या, कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ को-अक्यूज नहीं चलेंगी जब तक कि कोरोबोरेशन ना हो, और डिस्क्लोजर से रिकवरी होनी चाहिए। देखिए, अगर वो कहती है कि जी मेरा फ़ोन मैंने छुपा दिया है और जिस जगह उन्होंने छुपाया वहीं से मिल जाए, या जिस समय की वो बात करती हैं, अगर फ़ोन मिल जाता है तो वो सेक्शन 27 पुराने एविडेंस एक्ट में लिया जाएगा, अब जो BSA में भी है। और अगर वो बता देती है कि इस समय फ़ोन मैंने बंद किया और वो लिंक हो जाता है जिस समय इलेक्ट्रॉनिकली दिखा जाता है कि फ़ोन बंद हो गया, तो वो सेक्शन 8 में आ जाएगा। जी, और एक और सर सबसे अहम बात है, क्योंकि बहुत सारे जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के भी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे जो केस होते हैं उसमें कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। देखिए, ये आप सही कह रहे हैं कि नॉर्मली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती, पर उसके लिए भी एक्सेप्शंस आ रही हैं। जी, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस भी साबित करना काफ़ी कठिन काम ऐसे केसेस में होता है। निर्भय केस में मुकेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई केस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स किसको कहा जाता है, जब सोसाइटी की एक आवाज़ आती है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, पर वो सोसाइटी की आवाज़ मीडिया से नहीं पता लगती, वो एविडेंस से और रिकॉर्ड ऑफ द केस से जजेस को निकालना है। यही जस्टिस मिश्रा चीफ जस्टिस से उनकी जजमेंट है। तो धन्यवाद सर, बहुत बड़ा एक इशू है, बहुत बड़ा क्राइम भी है, चारों तरफ चर्चा भी है, लेकिन पुलिस किस हद तक इस केस को अंजाम तक पहुंचा पाएगी ये अदालत में जब ट्रायल होगा जब मालूम चलेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।